प्रिय भाई बहनों, आज हम सभी 9th में पार्ट 4 के ही अंतर्गत दूसरे टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है संस्थाओं का कामकाज और टॉपिक का नाम है सरकारी फैसले का विरोध। ठीक है, हमने पिछले क्लास में पढ़ा कि निर्णय करने वाले जो प्रमुख कार्यपालक हैं वो कौन कौन से। तो उसमें हमने देखा कि जो प्रमुख कार्यपालक होते हैं, जो सबसे मेन कार्यपालक होता है वो राष्ट्रपति होता है, उसके बाद प्रधानमंत्री होता है, उसके बाद संसद होती है। ठीक है, तो नीतियों को लागू कराने में इनका तो महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा नीतियां बनती हैं और कार्यपालिका के द्वारा उस पर हस्ताक्षर करते हुए उसको एक नियमित रूप में लागू कराने का काम कार्यपालिका करती है। लेकिन उसके बाद यदि मान लीजिए नीति बन गई और नीति बनने के बाद यदि कोई व्यक्ति ये चाहता है कि ये नीति न बने या ये नीति हमारे लिए सही नहीं है, तो उसके खिलाफ वह विरोध कर सकता है, जिसको हम सरकारी फैसले का विरोध के नाम से जानते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो सरकारी फैसले का विरोध। इसका सीधा अर्थ ये है, इसका सीधा अर्थ ये है कि यदि कोई व्यक्ति या संगठन सरकार की नीतियों से संतुष्ट नहीं है या आदेश के संबंध में कोई विवाद है, तो वे सर्वोच्च न्यायालय यानी भारत सरकार का जो न्यायपालिका है, उसमें जो सबसे बड़ी संस्था है न्यायपालिका की, उसको हम कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। वो सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय, जिसको हम हाई कोर्ट के नाम से जानते हैं, वो उसमें जा करके आदेशों के विरुद्ध मुकदमा कर सकता है। यानी वो ये बता सकता है कि हम इसके खिलाफ हैं और ये नीति भारतवर्ष में या किसी भी देश में लागू नहीं होना चाहिए। अब इसको एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। जो एक विवाद है, घटना है, जिसका नाम है इंदिरा साहनी बनाम अन्य, इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला। इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार। इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार। अब ये आपके दिमाग में होगा कि इंदिरा साहनी और बनाम भारत सरकार का अर्थ क्या हुआ। तो इसमें जब कोई व्यक्ति न्यायालय में जाता है अपनी रिट को लेकर के, अपना मुकदमा लेकर के, तो उसमें एक व्यक्ति को प्रमुख भूमिका में रखा जाता है। ठीक है, और उसके साथ कौन व्यक्ति है उसको अन्य में रख लिया जाता है कि इनके साथ फला व्यक्ति भी था। ठीक है, तो एक प्रमुख व्यक्ति हो गया, दूसरा अन्य व्यक्ति हो गया। जो तमाम लोग हैं, मानिए 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, 1000 लोग हैं, वो अन्य में आ जाएंगे। ठीक, बनाम यानी हम किसके विरुद्ध ये मुकदमा कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद जिसके विरुद्ध हम मुकदमा कर रहे हैं उसका, अर्थात यदि भारत सरकार का मामला है, यानी सरकार ने नीति लागू की है, तो हम भारत सरकार के खिलाफ इसके बनाम में इसका नाम डाल देते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मान लीजिए इसके स्थान पे ये कोई नीति राम नाम का व्यक्ति या श्याम नाम का व्यक्ति या कोई और व्यक्ति लेकर आया है, तो यहाँ पर हम इस नाम को बदल भी सकते हैं। ये नाम हो जाएगा राम, यानी इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम राम हो जाएगा। तो चूंकि भारत सरकार का मामला है, ठीक है, इसलिए हम बनाम में भारत सरकार को लिखते हैं। ठीक है, इसी का एक मामला हमको उदाहरण स्वरूप में देखने के लिए मिलता है कि जो 27% का आरक्षण था, ओबीसी का जो मामला था, उसमें जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए दिया गया था। जो 27% का आरक्षण था वो किसके लिए दिया गया था? सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, जिनको उसकी सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, ठीक है, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, और इस पर सरकारी पदों पर, यानी यदि सरकार अपनी तरफ से कोई सरकारी नौकरी निकाल रही है, तो उस नौकरी में 27% उस ओबीसी के लिए फिक्स हो जाता है। ठीक है, उसके खिलाफ इन व्यक्तियों को क्या था
असुविधा थी। ये नहीं चाहते थे कि सरकारी पदों पर उनको ये आरक्षण मिले, उनके लिए सीट रिजर्व हो। यानी अगर वो नीति लागू हो जाती तो उस पर कोई सामान्य व्यक्ति अपना आवेदन नहीं, सॉरी, उनका वो अपना उसके लिए सीट वो रिजर्व नहीं होती। ठीक है, यानी वहां पर कोई ओबीसी का ही व्यक्ति जाकर के अपना स्थान ले सकता था। ठीक है, इसलिए वो इसके विरोध में खड़े हो गए और उन्होंने न्यायालय में जाकर के एक रिट दाखिल किया, एक आवेदन किया और उस आवेदन का नाम दिया गया इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार। ठीक है, इस प्रकार से हम सरकारी फैसले का विरोध कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक है वो हमारे चैप्टर में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और उसका नाम है राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता। जिस राजनीतिक संस्थाओं के बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है, इसी में है राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता। यानी जो संस्थाएं हमको देखने के लिए मिल रही है उसकी आवश्यकता क्या है। अब राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता हमारे लिए क्यों है, हम वो संस्थाएं क्यों बनी है, उसका रीजन क्या है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में या डेमोक्रेसी में, जिसको हम लोकतंत्र कहते हैं, डेमोक्रेसी में जो सभी लोकतांत्रिक देशों में, यानी दुनिया में जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उन सभी लोकतांत्रिक देशों में निर्णय लेने और निर्णयों को लागू कराने, मान लीजिए कोई फैसला बन रहा है तो कोई एक व्यक्ति विशेष तो नहीं ले सकता है। कोई फैसला सरकार के पक्ष में लेना है, देश के पक्ष में लेना है तो कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं ले सकता है। उसके लिए तमाम संगठनों की आवश्यकता होती है, एक संस्था की आवश्यकता होती है जिसपे सबकी सहमति बने। एक ऐसी संस्था जिस पर सबकी सहमति बने, ठीक है, ऐसी संस्था की आवश्यकता उस देश को होती है ताकि वो जाकर के नीति को लागू करा पाए। तो जो सभी लोकतांत्रिक देश होते हैं उन देशों में निर्णय लेने और निर्णयों को लागू करने, ठीक है, उसके बाद निर्णयों पर उभरने वाले विवादों के संदर्भ में देखने के लिए कि क्या सही है और क्या गलत है। बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? यानी जैसे हमने आपको 3 संस्था बताई, पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। ठीक है, तो यहां पर विधायिका क्या कर रही है, नीति बना रही है, यानी हमारे लिए पॉलिसी बना रही है। ये पॉलिसी बना करके कार्यपालिका के पास जा रही है कि नहीं अब आपका हस्ताक्षर चाहिए, इस नीति को हम लागू कराएंगे। ठीक है, और ये महोदय कार्यपालिका के जो प्रधान है इन्होंने क्या कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया और वो नीति बन गया। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि पूरे भारतवर्ष के लोग जो इन्होंने नीति बनाई उसमें सभी लोग सहमत हो गए एक साथ। ठीक है, अगर कोई संगठन, कोई व्यक्ति, कोई समाज का बड़ा हिस्सा अगर इसके विपक्ष में आता है तो इसमें विवाद होता है, और जब विवाद होगा तो उन विवादों का संदर्भ क्या, उनका अर्थ क्या, वो क्या चाहते हैं, ठीक है, उस पे निर्णय लेने, उसको समझ करके और उस पर डिसीजन मेकिंग करने के लिए, निर्णय देने के लिए हम न्यायपालिका जैसी संस्था का निर्माण लोकतांत्रिक देश में होता है। ठीक है, तो जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं इन सभी में, सभी देशों में निर्णय लेने, निर्णयों को लागू कराने और निर्णयों पर उभरने वाले विवादों के संदर्भ में देखने के लिए कि क्या सही और क्या गलत है। ठीक है, इन व्यवस्थाओं के लिए या इस व्यवस्था के लिए इन संस्थाओं का निर्माण किया गया है। ठीक है, इसलिए इसकी आवश्यकता हमको पड़ती है। इन व्यवस्थाओं को राजनीतिक संस्था कहा जाता है। ये जो व्यवस्थाएं हैं इसको हम राजनीतिक संस्था के नाम से जानते हैं। इन संस्थाओं में मैंने आपको बताया भी कौन कौन सी संस्थाएं हैं। तो हर एक देश में ऐसा होता है, विधायिका है, कार्यपालिका और न्यायपालिका शामिल है। इन संस्थाओं के बिना लोकतंत्र ठीक से काम नहीं कर सकता। यदि किसी भी लोकतांत्रिक देश में इस प्रकार की यदि संस्थाएं नहीं हैं,
तो वह देश ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर सकता है। और संस्थाओं के साथ साथ नियम और कानून दोनों जुड़े होते हैं। यानी संस्था है तो उसके साथ तो उसके नियम और जो हमारे देश में जो उस देश का कानून होगा या हमारे देश का जो कानून होगा उसके साथ वो लागू होते हैं। ठीक है, इसलिए हमको राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा इसके बाद जो टॉपिक है सबसे महत्वपूर्ण, उसका नाम है संसद। ठीक है, और संसद को ही हम विधायिका के नाम से जानते हैं। विधायिका, संसद। ठीक है, विधायिका का अर्थ मैं सामान्य तौर पे आपको बता दूं कि जो संसद की संकल्पना ली गई है वो एक स्टेट से ली गई है। यानी विधायक जहां पर बैठते हैं, ठीक है, उस संस्था को हम कहते हैं विधायिका। अर्थात यदि एक देश की बात की जाए तो चूंकि भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें तो भारत को कहते हैं राज्यों का संघ, द स्टेट ऑफ यूनियन। ठीक है, तो स्टेट ऑफ यूनियन यानी राज्य, जिस प्रकार से एक राज्य का निर्माण होता है उसी प्रकार से एक देश का निर्माण होता है। जैसे एक राज्य की यदि हम कल्पना करें तो उस राज्य का सबसे जो प्रमुख व्यक्ति होता है राज्यपाल, उसके बाद उसके द्वारा नियुक्त किया गया मुख्यमंत्री, उसके बाद उसकी संस्तुति पर नियुक्त किए गए मंत्रीगण। ठीक है, इस प्रकार से एक राज्य की संरचना बनती है, उसी के आधार पर एक देश की संरचना बनती है। ठीक है, तो चूंकि पार्लियामेंट है हमारे यहाँ, तो पार्लियामेंट में सांसद बैठते हैं। ठीक है, तो वो वैसे ही है जैसे कि एक स्टेट में एक विधायक है। ठीक है, पॉलिसी मेकिंग में एक स्टेट में जिस प्रकार से विधायक अपनी भूमिका निभाता है उसी प्रकार से देश में सांसद पॉलिसी मेकिंग में अपनी भूमिका निभाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम उसको विधायिका का नाम दिए हैं। ठीक है, और संसद, चूंकि यहाँ सांसद निवास करते हैं इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। इसमें काम क्या होता है? ठीक है, तो संसद, पहले हम ये जान लें कि संसद होता क्या है। तो संसद ऐसे लोगों का समूह होता है जो नियमित अंतराल पर लोगों द्वारा चुने गए होते हैं। ठीक है, यानी संसद ऐसे लोगों का समूह है जो नियमित अंतराल पर यानी नियमित समयांतराल पर चुने गए लोग वहां पर उपस्थित होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि विधायिका में या संसद में सांसद बैठते हैं, तो सांसद का जो अपने यहाँ भारतवर्ष में यदि परिप्रेक्ष्य बात करें तो जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। यानी 5 वर्ष के बाद फिर से चुनाव होंगे और उस चुनाव के द्वारा जो व्यक्ति चुना जाएगा वह चुनने के बाद उस संसद में बैठने का अधिकारी होगा। ठीक है, इसमें कुछ प्रत्यक्ष भी होते हैं और कुछ अप्रत्यक्ष भी होते हैं। अप्रत्यक्ष क्या होते हैं? प्रत्यक्ष अर्थात जनता के द्वारा डायरेक्ट तौर पर, यानी स्वयं हम वोट डाल करके जब किसी को चुनते हैं तो उसको हम प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। और जहां पर जनता की सीधे भागीदारी नहीं होती है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जब अपने आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति का चयन करते हैं, ठीक है, तब हम उसको कहते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। जैसे आप अपने गांव में वोट डालने के लिए अपने अभिभावक को, अपने गार्जियन को देखते होंगे कि जब वो गांव में वोट डालने जाते हैं तो वो किसी व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में, किसी पार्टी के परिप्रेक्ष्य में वोट डालने के लिए जाते हैं। ठीक, लेकिन जब जिस व्यक्ति को वो चुन लेते हैं, ठीक है, और फिर वो व्यक्ति जा करके किसी दूसरे व्यक्ति, कहीं दूसरा चुनाव हुआ, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं, जिसमें मैंने आपको बताया था लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा के अंतर्गत हमने बताया निम्न सदन है और यही पर सांसद बैठते, तो सांसद के चुनाव में पब्लिक वोट डालती है। ठीक है, लेकिन जो राज्यसभा के सांसद होते हैं इसमें पब्लिक वोट नहीं डालती है, यही व्यक्ति, ठीक है, कौन व्यक्ति? यही व्यक्ति जो विधायिका अर्थात स्टेट गवर्नमेंट में जो विधायक होते हैं
ठीक है ना। इन विधायकों के द्वारा ही इन व्यक्तियों का चुनाव होता है, जो राज्यसभा के सांसद होते हैं इनका चुनाव होता है, ठीक है। तो चूंकि हम राज्यसभा के मेंबर्स को डायरेक्ट वोट डालकर नहीं चुन रहे हैं, इसलिए हम उसको अप्रत्यक्ष चुनाव के रूप में जानते हैं। तो दो बातें, पहला संसद क्या है, तो संसद ऐसे लोगों का समूह होता है जो नियमित अंतराल पर लोगों के द्वारा चुने गए होते हैं, ठीक है। इसमें दो प्रकार की प्रणालियां अपनाई जाती हैं, जिसमें पहला है प्रत्यक्ष और दूसरा है अप्रत्यक्ष, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक आता है, ठीक है, वो आता है संसद की आवश्यकता। ठीक है, तो संसद की आवश्यकता, इसके बारे में हम सभी कल डिस्कस करेंगे कि संसद की आवश्यकता हमको क्यों होती है और संसद हमारे लिए उपयोगी क्यों है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।